हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी ए के यूनिट 3 के बारे में। ठीक है, उसके में देखेंगे कि आज के जो चैप्टर है उस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है। यूनिट 3 में मैं आपको आज की वीडियो में केवल मेन पॉइंट्स बताऊंगा कि जो यूनिट में है वो मेन पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है, जो कि आपके काम आ सकते हैं। उससे ज़्यादा इस यूनिट में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया गया है, ठीक है। तो वो सब आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो पूरा देखें, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है, जो आपका चैप्टर का नाम है आत्मकथा, यात्रा, साहित्य, रेखा चित्र और व्यंग्य संस्मरण। ठीक है, ये आपका जो चैप्टर है ये है। अब इसमें आपको जो बताया गया है इस चैप्टर में, ठीक है, इस चैप्टर में आपका 4 चीज़ें पढ़नी है: आत्मकथा, यात्रा, साहित्य, ठीक है, आत्मकथा, यात्रा, साहित्य, रेखा चित्र, किसी के द्वारा लिखे गए रेखा चित्र, व्यंग्य मतलब किसी के ऊपर व्यंग्य करना, अगर आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं तो ये, और संस्मरण है। संस्मरण मतलब किसी के बारे में याद करना साहित्य के रूप में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि सिंपली आत्मकथा का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आए, हो सकता है ना भी आए, पर सिंपली आत्मकथा एक ऐसा साहित्य का रूप है जिसमें एक लेखक अपनी जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं, ठीक है, महत्वपूर्ण घटनाओं, विचार, निजी अनुभव, अपनी क्षमताओं, अपने जीवन के परिवेशों को लिखता है तथा जो सामने वाला है या फिर जो रीडर है, ठीक है, उसको पढ़ने वाले को बताने की कोशिश करता है। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें बताता है, साहित्य के अंदर उन चीज़ों को लिखता है जिससे कि पढ़ने वालों को उसके जीवन से कुछ वस्तुएं प्राप्त हो, कुछ मोटिवेशन मिले, ठीक है। इसीलिए कोई लेखक अपने आत्मकथा लिखता है। तो ये मेन रीज़न है आत्मकथा लिखने का। उसके बाद देखें तो आत्मकथा में किस प्रकार की लैंग्वेज यूज़ की जाती है। तो आत्मकथा में साधारण शब्दों की लैंग्वेज यूज़ की जाती है ताकि जो भी व्यक्ति पढ़े, चाहे वो व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में हो या ना हो, ठीक है, आत्मकथा में सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है जिससे कि उसको ये चीज़ें समझ में आ जाएं। उसके बाद जो अनदर पॉइंट आता है वो आता है कि आरंभिक युग में जो आत्मकथा है, ठीक है, ये सब तो ऐसे ही है। हिंदी में प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत, जो कि 1641 ईस्वी में आई थी, ठीक है। तो जो प्रथम आत्मकथा है हिंदी साहित्य में, प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन की है, जो कि जिसका नाम है अर्धकथा, ठीक है, जिसका मतलब जो आत्मकथा है उसका नाम है अर्धकथा, जो कि 1641 ईस्वी में आई थी। 1641 ईस्वी में ये आई थी और एक प्रकार से इसे हम कह सकते हैं कि छापा गया, ठीक है, एक प्रकार से छापा गया या फिर लिखा गया। अन्य जितने भी जो मेन वो हैं आत्मकथाएं लिखी गई हैं वो भरतेंदु के युग में लिखी गई हैं, क्योंकि भरतेंदु के युग से ही हम हिंदी साहित्य के युग में स्टडी करते हैं, ठीक है। शुरुआत में भरतेंदु के युग से ही हम आरंभ करते हैं। तो जितनी भी आत्मकथाएं हैं वो भरतेंदु के उसमें लिखी गई हैं। अब भरतेंदु के द्वारा खुद भी एक आत्मकथा लिखी गई है जिसका नाम है एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ठीक है। ये कहानी भरतेंदु के द्वारा लिखी गई है जिसमें उन्होंने अपने जीवन के जो अलग अलग पक्ष हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया है। और ये कहानी का जो अंश है वो लिखा गया था प्रथम खेल नामक एक शीर्षक नामक पुस्तक में, ठीक है, प्रकाशित होने वाली पत्रिका में लिखा गया था। प्रथम खेल नामक पत्रिका में जिसका शीर्षक था प्रथम खेल, ठीक है, उसमें एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती लिखी गई और उसे छापा गया, तो जिससे कि जनता उसे पढ़ सके। सिंपली ये बातें हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, जैसे सुधाकर द्विवेदी, जिनकी कहानी का नाम था राम कहानी, ठीक है। अबिका दत्त व्यास, जिनकी कहानी का नाम था निज वृतांत। तो ये सब उन्होंने अपनी लिखी हैं। उसके बाद काफ़ी व्यक्ति हुए जिन्होंने अपनी आत्मकथाओं को लिखा है। अब इसके अंदर यहाँ पे आत्मकथा का जो क्षेत्र है उसे हम बांट सकते हैं युगों के अंदर, ठीक है। जो आरंभिक युग है, ये आरंभिक युग जिसमें कि हम बात करते हैं कि भरतेंदु के बारे में बात करते हैं और भी लेखकों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अनदर युग आता है वो आता है स्वतंत्रता पूर्व युग, मतलब स्वतंत्रता से पहले के युग में जो आत्मकथाएं लिखी गई वो कौन कौन सी थी, ठीक है। तो हिंदी में आत्मकथा साहित्य के विकास में हंस,
के आत्मकथाओं का विशिष्ट योगदान है। अब यहाँ पे हंस की बात की गई है। हंस प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई, ठीक है, एक प्रकार की साहित्य है जिसमें उन्होंने कई प्रकार के लेखकों का नाम के बारे, कई प्रकार के लेखकों के जीवन के कुछ अंश को प्रकाशित किया है। जैसे कि जयशंकर प्रसाद का कुछ जीवन लिखा है, वैद्यनाथ हरिदास, विनोद शंकर व्यास, विश्वनाथ अंबर, शर्मा कौशिक, दयाराम निगम, मौलवी महेश प्रसाद, गोपाल राम गंभीर, सुदर्शन, शिव पूजन सहाय, राय कृष्ण दास, श्री राम शर्मा आदि जो साहित्यकार हैं, उनके गैर साहित्यकार जीवन के कुछ अंशों को प्रेमचंद्र ने अपने इस साहित्य में स्थान दिया है। ठीक है, तो प्रेमचंद्र ने इन सब चीज़ों को, इन जितने भी लेखक हैं, इन सब के जीवन की कुछ कुछ बातें अपने जो किताब है उसमें बताने की कोशिश की, जिसका नाम है हंस। ठीक है, जिसका नाम है हंस। तो आप प्लीज़ हंस के नाम को जो है उसको हमेशा याद रखें, बिकॉज इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस युग में बस इतना ही है। उसके बाद और भी है, जैसे सन के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, बट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है स्वतंत्रता युगांतर युग, मतलब स्वतंत्रता के बाद का युग में कौन कौन सी जो कहानियाँ हैं, जो आत्मकथाएँ हैं, वो प्रकाशित की गई। ठीक है, तो सन 1948 में वियोग हरि की आत्मकथा मेरा जीवन प्रभाव प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1948 में इस आत्मकथा में समाज के से संबंधित अंश में समाज के निम्न वर्ग के लेखक ने बहुत मार्मिक वर्णन किया है। अब इसमें लेखक ने बताया है कि जो समाज है उसमें जो निम्न वर्ग है उसकी क्या स्थिति है, तो उस समय क्या स्थिति थी, इसके बारे में लेखक बताता है हमें और दिखाना की कोशिश करता है कि समाज आखिर कितना अलग है। जो कि हम देखते हैं समाज वो नहीं है, समाज उससे भी काफ़ी ज़्यादा अलग है। ठीक है, तो इसमें जो लेखक है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो किसी को कुछ बता सके, ठीक है, समझा सके आखिर सामने वाले पक्ष के बारे में। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे और भी हैं, पर कुछ ज़्यादा खास जो है वो नहीं बताया गया है। उसके बाद जो हमारा अनदर टॉपिक आता है वो आता है यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य का मतलब है सिंपली, यात्रा साहित्य एक ऐसा अनुभव होता है कि जब कोई व्यक्ति या फिर लेखक यात्रा करता है, वह उसे अनुभव करता है तथा यात्रा के अंत में वह उसे साहित्य के रूप में लिख कर प्रकाशित करता है कि अन्य जनता उसे पढ़ सके और उस जो अनुभव है उसे महसूस कर सके। ये जो यात्रा साहित्य का है वो महत्वपूर्ण कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो यात्रा साहित्य के अनुभव करने का जो उद्देश्य है वो यही है। ठीक है, कि लेखक उसे अनुभव करता है यात्रा को, उसके बाद उसे साहित्य के रूप में लिखता है, फिर प्रकाशित भी करता है, और आखिर में जब जनता उसे पढ़ती है तो वो उसे यात्रा वृत्तांत को कर पाती है, महसूस कर पाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि यात्रा वृत्तांत लिखना या फिर जो यात्रा साहित्य है उसे लिखना काफ़ी कठिन है। इसमें केवल कुछ ही व्यक्ति होते हैं जो इस क्षेत्र में महारत हासिल कर पाते हैं और इसमें आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई भी व्यक्ति इतना वो नहीं है जो कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। अब इसमें इसका जो मेन उद्देश्य है, एक प्रकार से हम कहें उद्देश्य है, या फिर इसके जो कारण है साहित्य के, वो कारण है कि जो लेखक है या फिर जो राइटर है, ठीक है, सेम ही है। सो उनका एक उद्देश्य होता है, उनका उद्देश्य होता है कि वो समाज के अलग अलग लोगों को, ठीक है, वो जहाँ की भी यात्रा कर रहे हैं वहाँ के वृत्तांत, मतलब वहाँ के बारे में बताएं, वहाँ की भाषा के बारे में बताएं, संस्कृति के बारे में बताएं, अच्छी अच्छी जानकारी जनता को प्रस्तुत करें। इसीलिए वो यात्रा करते हैं और साथ में उस यात्रा को लिखते भी हैं। ठीक है, जिससे कि समाज के अलग अलग वर्गों को उसके बारे में पता चल सके। अब इसमें भी हम देखें तो इसमें आरंभिक युग में बांटा गया है इसे, फिर स्वतंत्रता से पहले के युग में, स्वतंत्रता के बाद के युग में इसे बांटा गया है। ठीक है, तो अब अगर हम आरंभिक युग की बात करें तो आरंभिक युग में जितने भी युग स्टार्ट होते हैं वो भरतेंदु के युग से ही आरंभ होते हैं। ठीक है, उनका एक संपादन में निकलने वाली पत्रिकाओं में, ठीक है, भरतेंदु के द्वारा जो भी पत्रिकाएं निकाली जाती थी उसमें अगर हम यात्रा की बात करें तो उसमें हरिद्वार, लखनऊ, जबलपुर, सरायपुर की यात्रा, वैद्यनाथ की यात्रा, जनकपुर की यात्रा आदि यात्रा साहित्य प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की यात्रा भरतेंदु के युग में प्रकाशित हुई हैं और उन्हें लिखा गया है। इन यात्रा वृत्तांतों का भाषा व्यंग्यपूर्ण और बड़ी शैली रोचक सजीव है। ठीक है,
अब इसमें जो बताया गया है वो व्यंग्यपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है। मतलब एक प्रकार से वो जो बताते हैं वो इस प्रकार बताते हैं कि जनता उसे पढ़े तो ये समझ पाए, सिंपली ये सीधे समझ जाए जनता कि हाँ वो उसके बारे में बताना चाहते हैं। ठीक है, वहाँ की संस्कृति इस प्रकार की वो भाषा का प्रयोग करते हैं अपनी बात में। ठीक है, इसमें काफ़ी सन के साथ कुछ यात्रा वृत्तांत दिए गए हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद के युग के में भी बताया गया है कि कौन से यात्रा वृत्तांत लिखे गए और स्वतंत्रता से पहले के युग में भी कौन से यात्रा वृत्तांत लिखे गए हैं, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम दो ही के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 के बारे में और जो बाकी 3 टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जितने से जितना हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।